कवर करेंगे कि कैंसर सेल के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसलिए इजी टॉपिक है, बट क्वेश्चन आता है, मतलब दो जगह से क्वेश्चन आता है। पहला तो सेल साइकिल है, ठीक है। दूसरा है सेल साइकिल रेगुलेटर्स। ये मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एंटी कैंसर ड्रग्स की बात करूँ, तो एंटी कैंसर ड्रग में जो ड्रग्स आपकी सेल साइकिल के ऊपर काम करती हैं उसको इनिबिट करते हैं, या कैसे इनिबिट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो दो केसेस हैं कैंसर को लेके, ठीक है। आपको बताना है किस केस में कैंसर डेवलप होगा और किस केस में कैंसर डेवलप नहीं होगा। इसलिए एक ह्यूमन है, ठीक है, कोई एक इंसान है जिसके अंदर जो 24 आवर्स में जो है वो सेल डिवाइड करते हैं, और जितने सेल डिवाइड करते हैं उतने ही सेल क्या होते हैं, उतने ही सेल की डेथ हो जाती है। एक ये ह्यूमन है। एक दूसरा ह्यूमन है या दूसरा पेशेंट है जिसके अंदर 24 आवर्स में सेल्स जो डिवाइड सेल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं डबल, 2x, लेकिन उनकी जो डेथ हो रही है वो नॉर्मल हो रही है। जितनी डेथ होती थी 1x की उतनी ही डेथ हो रही है, ठीक है। और एक केस क्या है कि जो आपका सेल का डिवीजन है 24 आवर्स पे वो नॉर्मल है, 1x से नॉर्मल है ये, ठीक है। लेकिन जो सेल की डेथ है वो आपकी 0.5x है। तो आप लोग मुझे बताओ इनमें से किस केस में कैंसर डेवलप होगा। इन तीनों केस में से किस केस में कैंसर डेवलप हो सकता है। लास्ट वाले में, सेकंड वाले में क्यों नहीं हो सकता। मैंने बोला यहाँ पर 2x की स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और जो सेल डेथ है वो आपकी नॉर्मल रेट की हो रही है। तो क्या इस केस में कैंसर होने के चांसेस हैं। हो सकता है पहले वाले केस में। अब इस चीज को समझो। यूजली जो पहला केस है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल का है, ठीक है, जहां पर कैंसर नहीं है। क्यों नहीं है कि जितने सेल बन रहे हैं उतने की डेथ हो रही है, कोई ओवर प्रोडक्शन या ओवर ग्रोथ नहीं है। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है, इस तरीके का कोई फिनोमेना कैंसर में नहीं होता। या तो आपका सेल का डिवीजन जो है वो आपका बढ़ जाए तो वो एक कैंसर के कोज में आता है, या फिर सेल का एपोप्टोसिस ना हो पाए, सेल की डेथ ना हो पाए, तो क्या होगा, तब भी आपकी बॉडी में सेल का नंबर तो बढ़ गया। अब या तो प्रोडक्शन आप बढ़ा लो, या फिर आप सेल की डेथ ना होने दो, सेल को जिंदा रखो, ठीक है। अब एक चीज से समझो, जैसे अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अराउंड 7 बिलियन है, 7.8 बिलियन होगी होगी शायद, इतने बिलियन है। अब मान लो किसी की डेथ ना हो, ठीक है, और रोज नए बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, 2-2 3-3 मिनट में पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, या कोई इसका बैलेंस का कुछ रूल है कि बैलेंस होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि डेथ तो वहां पर हो नहीं रही है, सिर्फ बढ़ता जा रहा है, या डेथ हो रही है तो कम हो रही है। इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन इसलिए सबसे मेजर है, सबसे बड़ा हम पॉपुलेशन वाइज देश होने वाले हैं। तो ये रीजन है कि डेथ रेट जो है वो कम है और बर्थ रेट जो है ज्यादा है। तो एक तो ये रीजन है, ठीक है। अब मान लो डेथ रेट नॉर्मल है, डेथ रेट क्या है, नॉर्मल है, लेकिन बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 2x 3x है। तो ऐसे केस में भी कैंसर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन को लेके प्रॉब्लम है, जैसे जापान है। जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो
वो क्या कहते हैं कि अगर आप एक या दो बच्चे पैदा करोगे तो आपको ये फैसिलिटीज हम देंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग जो है वो ओल्ड एज में है। ठीक है, और वो यूजुअली एक बच्चा पैदा करना ही जो है उनको डिजायरेबल है, कि एक बहुत है। यूएस की पॉपुलेशन कितने टाइम से सेम ही है, 32 करोड़, 40 करोड़, 20 से 32 करोड़ के बीच में रहती है यूएस की पॉपुलेशन, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करके रखी हुई है। तो हमारी बॉडी ने भी उस सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, अनटिल या अनलेस कुछ ऐसे केसेस आ जाएं जहां म्यूटेशन हो रही है, या आप कोई वायरस से, या आप कोई म्यूटेशन आपकी बॉडी में हो रही है। ठीक है, तो अब इस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल का एक मेजर रोल आपको पता लग गया कि एक एपोप्टोसिस होगा, सेल की डेथ होगी। दूसरा क्या होगा, सेल की साइकिल होगी, सेल साइकिल होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ कैंसर सेल के क्या है। यूजली ये मुझे मुंह जबानी भी याद होते हैं, कुछ वो नहीं है। नॉर्मल सेल सर्कुलर होता है, कैंसर सेल इधर उधर से फैला हुआ होता है। नॉर्मल सेल को ज्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, कैंसर सेल को कम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल सेल इस तरीके से ग्रो करती है। ठीक है, कैंसर सेल एक के ऊपर एक भी ग्रो कर सकती है, जैसे आप बिल्डिंग देखते हो, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर। तो ये कैंसर सेल में ये भी प्रॉपर्टी है कि वो एक फ्लोर से दूसरे, एक ऐसे अप में 3D स्ट्रक्चर में ग्रो कर सकती है कैंसर सेल। दूसरी चीज क्या है, जो नॉर्मल सेल है ये एक दूसरे के साथ रहती है, एक जैसे इन्वायरमेंट में रहती है, कि लीवर के सेल हैं तो लीवर वाले में रहेंगे, कैंसर वाले सेल को ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो अपना निकल लेगा, अगर ये लीवर के सेल थे तो वो निकल लेगा थोड़े टाइम बाद पेनक्रियाज में। ठीक है, कैंसर कोज करने के लिए। तो इस टाइप के बहुत सारे चीजें हैं। और एक नॉर्मल सेल के पास अगर दूसरा नॉर्मल सेल है तो इसकी ग्रोथ इनिबिट होती है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कैंसर सेल में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक के ऊपर एक चढ़े बैठे हैं भाई, इसको कितना ही ग्रो कर दो। ये सेल लेवल पे मैंने डिफरेंस बताया है। अब मैं आपको जो डिफरेंस बता रहा हूँ ये मैं कैंसर के लेवल पे बता रहा हूँ। ये वाला आप लोगों से शायद नहीं पूछते हैं जो मैंने आपको भी बताया, बट इम्पोर्टेंट है कि हम नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यूजली 15 या 16 पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को डिफ्रेंशिएट कर कर सकते हैं। ठीक है, कैंसर का जो सेल है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल, और इरेगुलर शेप होती है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये जैसे कैंसर सेल है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियोलस है इसमें भी आपको चेंजेस दिखाई मिलेंगे, ये कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह दिखाई मिलेंगे। तो पहला है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। तो जो नॉर्मल सेल है इसको ग्रो करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल है इसको ग्रो करने के लिए बहुत कम ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है, इसको पूरे अमाउंट में चाहिए तभी ग्रो होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए अगर ग्रोथ फैक्टर कम है या नहीं भी है वो तब भी ग्रो कर सकता है। अब ग्रोथ फैक्टर है क्या, ग्रोथ फैक्टर यूजुअली अलग अलग टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं और उनके रिसेप्टर हैं। जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर टीजीएफ बीटा, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये हर एक चीज में अपना रोल प्ले करते हैं। और इनके रिसेप्टर को हम बोलते हैं, जो भी आपका जैसे ईजीएफ है तो इसके साथ आर लगा दो, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है, जो सेल आपके G0 स्टेज में, अब G0 स्टेज क्या होता है इसको आप समझो, इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट सेल। ये पढ़ लेना, इसको पूछा हुआ है। क्यूसेंट सेल क्या है, जैसे मान लो ये अभी सेल, इसको डिवीजन में जाना है। ठीक है, तो डिवीजन में जाना है तो ये अभी इधर है G0 में, ये डिवीजन वाले फेज में नहीं गया। जैसे आप लोगों को एग्जाम देने के लिए जाना है, अभी आप लोग एग्जाम के सेंटर के बाहर खड़े हो, एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आपका G0 फेज है, इनिशियलाइज नहीं है, सिर्फ G0 फेज है। तो आपको एग्जाम के अंदर जाना है तो उसके लिए आपको कोई बोलेगा कि टाइम हो गया, अब अंदर चले जाओ, बहुत रट्टा मार लिया। ठीक है, तो आपको G से लेकर G1 की स्टेज में कोई लेके आएगा। जो सेल आपके G फेज में है
वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं, वो डिवाइड करने के लिए बैठे होते हैं कि कोई उनको प्रमोट करे और हम डिवाइड करने के लिए आगे जाए। ठीक है, जब तक सेल आपका G0 स्टेज में है उसको हम क्यूसेंट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट सेल्स बोलते हैं। मान लो कई बार आपको चोट लग जाती है, ठीक है, कई बार आपको क्या होता है, चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद आपकी बॉडी में एक डिफरेंट सेल्स की, जैसे प्लेटलेट्स है या कुछ और मैक्रोफेजेस है, ऐसे डिफरेंट सेल्स की जरूरत है। तब तक वो सेल आपका जरूरत नहीं थी, तो वो आपका GQ स्टेज में था। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, ये इसको GQ से G1 में लेके आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्यूसेंट स्टेज वाला सेल था, अब ये सेल डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, कैंसर के केस में जिस सेल को G0 में रहना चाहिए था, ठीक है, लंबे टाइम तक, वो उस टाइम तक G0 स्टेज में नहीं रहता है, या वो सीधा ही G1 में आ जाता है। इसलिए जो कैंसर के सेल है वहां पर G0 स्टेज आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, एक जगह और है जहां पर आपको G0 फेस नहीं मिलता है, जब जायगोट बनता है, जैसे स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, जब जायगोट बनता है तो बच्चे को या जायगोट को जल्दी जल्दी ग्रो करना होता है। ठीक है, ये स्पर्म और ये ओवम है, तो जायगोट बन गया। तो अब क्या है, जायगोट से आपको पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है। ऐसे केस में हम G0 जो फेज है वो सेल में नहीं होता है, कंटिन्यूस आपकी सेल साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो जब हमें इस तरीके से नंबर बढ़ाना होता है तो G0 स्टेज से हम कोशिश करते हैं कि G1 में सेल को लेके आए। ठीक है, अगर ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं, अगर नॉर्मल सेल में ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उस सेल का डिवीजन कभी नहीं होगा, वो G0 में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, आप सेल साइकिल पढ़ते हो तो आप G1S G2M स्टेज पढ़ते हो, लेकिन G1 से पहले होती है G0, जिसको हम बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। ठीक है, एक क्यूसेंट सेल, तो इस चीज को याद रखना। और इसमें आप लोगों ने जो रिसेप्टर पढ़ा था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, उसका मेजर रोल है G0 से G1 में लेके आना। ठीक है, क्योंकि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज काइनेज है या दूसरे काइनेज है, उनका काम यही है कि सेल साइकिल को प्रमोट करना, प्रोलिफरेट करना। ठीक है, तो कैंसर के टाइम पे क्या होता है, जो आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग है, ये ओवर एक्टिवेट हो जाती है, ये आपकी ओवर एक्टिवेट हो जाती है, और आपको ये सारे ग्रोथ फैक्टर भी कहीं ना कहीं आपको बढ़े हुए मिलेंगे। हालांकि कैंसर सेल को इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो आपका सेल है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और कैंसर सेल में कई बार G0 फेज जो है वो मिसिंग भी हो जाता है, कि G0 फेज है ही नहीं, सीधा डिवीजन चलता जा रहा है जैसा जायगोट के टाइम पे चल रहा था। आपको क्लियर है ये पॉइंट ग्रोथ फैक्टर का? कहीं डाउट हो, क्योंकि थोड़ा सा, अरे मैडम, जैसे G1S G2M, जो ह्यूमन की एक नॉर्मल सेल डिवाइड करती है वो 24 आवर्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स होते ही जो है सेल दोबारा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक होता है G0, जहाँ पर सेल रेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी इनका डिवीजन का टाइम नहीं आया, या इन सेल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर कोई ग्रोथ फैक्टर पहुंचेगा तो ये सेल्स क्या करेंगे, G0 से G1 स्टेज में पहुंच जाएंगे, जहां पर इनका सेल साइकिल में डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अगर एक नॉर्मल सेल के पास ग्रोथ फैक्टर नहीं है तो ये सेल आगे नहीं जा सकता है। ठीक है? और वहीं जो कैंसर सेल में अगर हम बात करें, तो कैंसर सेल में जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है G0 से G1 में लाने के लिए। ठीक है, तो कैंसर सेल में ये बढ़ जाती है। अगर मान लो हम इस G0 फेज को हटा दें, हमारे सारे के सारे सेल पहले से ही सेल साइकिल जो कंटिन्यू चल रही है उसमें प्रेजेंट है, तो ग्रोथ फैक्टर की जो नीड है वो तो खत्म हो गई।
अब हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए ही नहीं। यही बात हम कैंसर में कह रहे हैं कि कैंसर में ग्रोथ फैक्टर कम चाहिए या चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहां पर G0 स्टेज में सेल रेस्ट कर ही नहीं रहा है, कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है। अब क्लियर है? डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है या मैं कोई और एग्जांपल से बताऊं? ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, जहां पर सेल के डिवीजन पे आपका जो कंट्रोल है वो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब ये सेल साइकिल का जो मेजर पॉइंट है, या आप लोगों के लिए जो मेजर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। अब आपको पहले एक बार मैं बता देता हूँ साइक्लिन और CDK1 क्या होता है। ठीक है, जब आपका G0, G1, S, सॉरी, हाँ S, G2 या M, ये स्टेजेस होती है। जब आपका सेल एक स्टेज को पूरी करके दूसरी स्टेज में जाता है, जैसे G0 से G1 किया, तो यहाँ पर चेक पॉइंट होते हैं। जैसे पुलिस वालों का नाका होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो वो नाके पे रोक लेंगे आपको, पुलिस चौकी पे रोक लेंगे। तो G0 से G1 जाएगा तब चेक पॉइंट आएगा, G1 से GS जाएगा, सॉरी S में जाएगा तब चेक पॉइंट आएगा, S से G2 में जाएगा तब चेक पॉइंट आएगा, G2 से M में जाएगा तब चेक पॉइंट आएगा। तो हर एक चेक पॉइंट पे DNA को चेक किया जाता है कि आपका जो DNA या आपका जो सेल जिसको आप बोल रहे हो वो रेप्लिकेट करने वाला है, या जो क्रोमोसोम आपके डबल होने वाले हैं, क्या वो क्रोमोसोम ठीक है, उनमें कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है, या वो ओवर ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे केसेस में हर एक पॉइंट पे चेक पॉइंट होता है। अब जैसे साइक्लिन बी है, ये साइक्लिन बी आपका इनएक्टिवेट होता है यूजली, लेकिन जब जब इसको CDK1 मिल जाता है। अब CDK1 क्या है? CDK क्या होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 अलग अलग है। जैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं तब आपका ये एक्टिवेट होता है, और जैसे ये एक्टिवेट होता है, ये साइक्लिन डी जो है ये डिग्रेड हो जाता है, फिर CDK1 बचता है। तो बस आप इतना याद रख लो कि साइक्लिन बी के एक्टिवेशन के लिए हमें CDK1 की जरूरत है। CDK1, CDK2 जो भी नंबर है, इसका मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो अब ये CDK1 क्या करेगा, ये इसका फोस्फोराइलेशन करा देगा। ऐसे ही CDK4 क्या करेगा, इसका फोस्फोराइलेशन करा देगा। तो ये इसको इनएक्टिवेट करने के लिए साथ में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर CDK1 नहीं है तो साइक्लिन बी इनएक्टिवेट रहेगा, आपका सेल यहां से यहां कभी नहीं जा पाएगा, एक स्टेज में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम चेक पॉइंट्स बोलते हैं। और जो आप एंटी कैंसर ड्रग दोगे, वो एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे, इन्हीं के ऊपर काम करेंगी। ठीक है, जो आपके क्या है, चेक पॉइंट है। अब कोई चोरी करके निकल रहा है तो उसको पुलिस वाले ही तो रोकेंगे नाके पे, डंडा लेके, AK-47 लेके, पिस्टल लेके, राइफल लेके। ठीक है, तो जो आपका पिस्टल, राइफल, डंडा है, वो आपकी ड्रग्स है, जो कि सेल को, कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक रही है, उसको आगे प्रमोट नहीं होने दे रही है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग ऐसी हैं जो सिर्फ इन्हीं के ऊपर काम करती है। ठीक है, जो कि आपकी चेक पॉइंट है। अब पहला चेक पॉइंट देखो आप, साइक्लिन डी और CDK4, मतलब इसकी बात हो रही है, साइक्लिन डी और CDK4। अगर आपके सेल को, यूजली अगर आप देखो तो G1 जो फेज है, ये सबसे लंबा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इसमें 11 घंटे सेल आपका G1 फेज में रहता है। क्या करता है G1 फेज में रह के 11 घंटे? जैसे आप भी अपने लाइफ के 24 घंटे देखो, तो आप 24 घंटे में से 11 घंटे क्या करते हो? 7 8 घंटे कॉलेज में लगाए आते हो, 1 घंटे की मेरी क्लास सुन लेते हो, या कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ते हो। तो 10 11 घंटे आप क्या कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वहीं जो G1 स्टेज है वो लॉन्गेस्ट स्टेज है, 11 आवर्स की। बट अगर इसमें इसको रहना है, G1 फेज में रहना है, तो इसको साइक्लिन डी और CDK4
और यहाँ पर आप CD के 6 भी लिख लो, दो होते हैं, CD की 4 और CD की 6 यहाँ पर प्रेजेंट होने जरूरी है। वो चेक करेंगे कि सेल यहाँ पर रह सकता है या नहीं रह सकता। ठीक है, CD के 4 और CD के 6 और साइक्लिन D, ये जितने भी यहाँ लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब चाहे आप इसको कैसे भी किसी भी टॉपिक से रिलेट कर लो, चाहे पैथोलॉजी से कर लो, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी से कर लो, सेल बायोलॉजी से कर लो, कैंसर से कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन सेल साइकिल से नॉर्मली आता है हर एक पेपर में। तो अगर उसको यहाँ पर रहना है तो उसको साइक्लिन डी और CD के 4 और 6 को उसके प्रेजेंस में रह सकता है। उसके बाद है अगर G1 से S स्टेज में जाना है तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट है वो है साइक्लिन E और CD के 2, जो कि हेल्प करता है इसको G1 से S स्टेज में जाने में। ठीक है, अब S स्टेज से S स्टेज में क्या होता है, यूजुअली रेप्लिकेशन होता है। अगर आपका एक DNA था तो यहाँ पर अब 2 DNA बनेंगे, या अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं, S फेज में DNA का जो अमाउंट है वो आपका डबल होता है, या एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनते हैं, बाद में जाके आपके सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका रिस्टोरेशन पीरियड है यूजुअली ये 6 से 8 घंटे का होता है। तो यहाँ पर जो ये सेल सरवाइव कर रहा है, डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है, उसके लिए साइक्लिन ए और CD के 2 की रिक्वायरमेंट है। या आप यहाँ बोलोगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ फोस्फोराइलेशन कराना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जो कि आपका M फेज में अगर इसको जाना है, जैसे यहाँ G2 पे एक चेक पॉइंट है। ठीक है, अब G2 से इसको अगर M फेज में जाना है तो यहाँ पर होगा साइक्लिन B और CD के 1। तो ये अलग अलग टाइप के आपके चेक पॉइंट्स होते हैं। अब जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो यही क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर G1 से S में जाना है तो कौन सा चेक पॉइंट है। अगर कोई अच्छा एग्जाम दोगे, यूजुअली PhD लेवल के एग्जाम्स में इस तरफ CD के लिखे होते हैं, इस तरफ साइक्लिन लिखे होते हैं, दोनों को मैच करना होता है। और अगर आपने एक भी गलत किया तो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी बार हुआ हो कि क्वेश्चन ना आया हो, हर बार क्वेश्चन आता है और हर बार गलत होने के चांस रहते हैं। क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन इतना घुमा देते हैं, आपको पहले समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि पूछ क्या रहे हैं, किसी ड्रग का एक्शन पूछ रहे हैं या नॉर्मल पूछ रहे हैं, या G0 को आपका क्या किया है उसमें रखा है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग आपके साइक्लिन और CD के हैं। बट अब क्वेश्चन उठता है कि हम यहाँ चेक कर क्या रहे हैं, G1 में हम क्या चेक कर रहे हैं, G2 में क्या कर रहे हैं, G3 में क्या कर रहे हैं। G1 में चेक पॉइंट जो यहाँ पर चेक पॉइंट है, इसमें हम चेक करते हैं कि हाँ हमारा जो DNA है उसमें कोई डैमेज नहीं है, हम इसको आगे भेज सकते हैं। एस फेज में जब आता है तो एस फेज में सिर्फ हम ये देखते हैं कि रेप्लिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब इसको G2 फेज में जाना है तो ये देखते हैं कि रेप्लिकेशन के टाइम पर रेप्लिकेशन ठीक तरीके से हुआ या नहीं हुआ, कोई और गलत जो आपका न्यूक्लिक एसिड बेस है वो तो नहीं लग गया है, या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर M फेज में जाते हैं तो M फेज में हम क्रोमोसोम के लेवल पे देखते हैं कि क्रोमोसोम की शेप में तो कहीं चेंज नहीं आ गया है। अब इस चीज को आप समझो, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको यूजुअली 4 से 5 स्कैन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए वो बच्चे की ग्रोथ देखते हैं, इसके साथ साथ वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी देखते हैं कि बच्चे में कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है कि उसके क्रोमोसोम ठीक है या नहीं है। क्योंकि अब जितने आपकी बॉडी में क्रोमोसोम है हर एक का अपना शेप है, एक स्ट्रक्चर है और एक साइज है। तो हम इन सारी चीजों को चेक करते हैं जब बच्चा पेट में होता है। ठीक है, तो जेनेटिक लेवल पे डिजीज को हमने इसी तरीके से रोका है। अब वो पेरेंट्स को पहले बता देते हैं कि अगर ये बच्चा होगा तो उसको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है, अगर अवॉइड कराना चाहते हो तो करा सकते हो। तो एक ऑप्शन ऐसा स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में ऐसा दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको मैंने ये बता दिया सेल साइकिल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रेगुलेटर है, एक नेगेटिव रेगुलेटर है। एक आपने ग्रोथ फैक्टर्स देख लिया, ये आपका जो साइक्लिन्स है ये क्या कर रहे हैं, ये आगे हेल्प कर रहे हैं प्रमोट करने में, चेक करके एक फेज से दूसरे फेज में उसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रेगुलेटर है सेल साइकिल।
ये चेक करते हैं और आगे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप जब कॉलेज में आते हो तो आपका आईडी कार्ड चेक करता है गार्ड, और जब लगता है कि हाँ हमारा स्टूडेंट है तो आगे भेज दो इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से चेक करते हैं और आगे भेज देते हैं, दैट इज पॉजिटिव रेगुलेटर। अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ गई तो यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। ये है पॉजिटिव रेगुलेटर। एक होते हैं नेगेटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर में आपकी आती है ट्यूमर सप्रेसर्स जीन्स, जो मैंने आपको कल बताई थी। वो नेगेटिव रेगुलेटर है सेल साइकिल की। ट्यूमर सप्रेसर जीन, कोई एग्जांपल बताएगा ट्यूमर सप्रेसर जीन के? P53 में लिख देता हूँ, इसके अलावा कोई एग्जांपल बताओ, कल पढ़ाया था। बताओ कोई एग्जांपल। P10, ठीक है। एक रेटिनाब्लास्टोमा पढ़ाया था, RP। यूजुअली क्या होता है, अगर कहीं पर हमें कोई डैमेज, हाँ BRCA1 BRCA2 इसी में आते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमें सेल साइकिल के किसी भी स्टेज पर, खासकर G2 स्टेज पर या S स्टेज पर हमें कोई डैमेज मिलता है, तो ये P53 जो है, या जो भी आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब यूजुअली आपको पता कहाँ लगेगा कि सेल में डैमेज है, जब आपके डीएनए में आपको चेंज दिखाई देगा। ठीक है, या डीएनए का कोई पार्ट ब्रेक है, ऐसे केस में आपका P53 रेटिनोब्लास्टोमा ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका एपोप्टोसिस वाले प्रोटीन्स को इंड्यूस करा देते हैं, एपोप्टोसिस करा देते हैं सेल का उसी टाइम, उसकी ग्रोथ होने ही नहीं देते हैं, उसको वहीं मार देते हैं। इसलिए जब आप कैंसर सेल में देखोगे तो कैंसर सेल में P53 का लेवल बहुत बढ़ा हुआ मिल जाता है, अगर इनिशियल स्टेज का कैंसर है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, वो लड़ रही है कैंसर से, कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश कर रही है। इसलिए जब हम ड्रग देते हैं तो हम बहुत सारे ड्रग्स ऐसी देते हैं जो कैंसर सेल में एपोप्टोसिस कराती है, कैंसर सेल की डेथ कराती है। ठीक है, तो अगर कहीं पर डैमेज है या कोई कैंसर सेल आया है ऐसा जिसकी ग्रोथ हो रही है, या कोई वायरस का डीएनए है, कुछ ऐसा है, हमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी पता लग जाती है, तो हमारी रेटिनोब्लास्टोमा जीन P53 जीन्स ये क्या करती हैं, ये उस सेल को एपोप्टोसिस में ले लेके जाती है। अब एपोप्टोसिस में लेके जाने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से कैस्पेजिस को निकाल लिया जाए, कैस्पेजिस 3, कैस्पेजिस 9, यस ये सब। ठीक है, एक होता है डेथ रिसेप्टर के थ्रू, जहां पर आपका TNF अल्फा जो है रोल प्ले करता है। ये बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, बट आप इतना ही पढ़ लेना। TNF अल्फा रोल प्ले करता है और सेल की डेथ करा देता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो दो टाइप के फिनोमिना होते हैं जहां पर एपोप्टोसिस होता है, और उसको एक्टिवेट कौन कराता है, आपकी ट्यूमर सप्रेसर्स जीन एक्टिवेट कराती है। तो इसलिए अगर कैंसर हो रहा है तो आपकी स्टार्टिंग के कैंसर के फेज में जो इनिशियलाइजेशन है, वहां पर आपको एपोप्टोसिस ज्यादा मिलेगा, कैस्पेजिस 3, कैस्पेजिस 9, TNF अल्फा, ये सारे प्रोटीन्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इन सब में यही सब लिखा है, आप लोग पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ और आएगा नहीं, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि मैंने ये बताया क्यों। ठीक है, तो सेल साइकिल रेगुलेटर पॉजिटिव पॉजिटिव में मैंने बता दिया कि CDK होते हैं, साइक्लिन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेटर में आपका ट्यूमर सप्रेसर्स जीन आते हैं, जो कि डीएनए डैमेज या फिर डीएनए की एबरेंट सिंथेसिस हो रही है तो उसको ब्लॉक करते हैं और उसको जो है आपका डेथ में ले जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एपोप्टोसिस का एक है, जैसे आप देख रहे हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, साइटोक्रोम C है। ठीक है, इसको रोक के रखा होता है कुछ जीन्स ने। जैसे ये साइटोक्रोम C रिलीज होता है, इसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एपोप्टोसिस करा देते हैं। तो ये वाला फिनोमिना एपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक है, सेल के अंदर वाला है। एक है सेल के बाहर वाला।
ठीक है, जहां पर क्या होता है, बाहर से टीएनएफ अल्फा आके बाइंड करता है और उसके बाद एपोप्टोसिस कराता है। ठीक है, ये सारी चीजें सेल के अंदर चल रही है, यहाँ पर कोई चीज बाहर से नहीं आ रही है। सेल खुद स्ट्रेस फील करता है और यहाँ पर बाहर से टीएनएफ अल्फा आके बाइंड करता है और एपोप्टोसिस कराता है। दोनों ही तरीके से एपोप्टोसिस होता है। एक को हम इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, एक को एक्सट्रिंसिक पाथवे बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आप लोग मुझे बताओ, मान लो किसी पेशेंट को कैंसर है। ठीक है, किसी पेशेंट को कैंसर है, तो क्या, अब मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, उसको कैंसर हुए बहुत टाइम हो गया, स्टार्टिंग फेज नहीं है, तो क्या उसमें एपोप्टोसिस कम होगा या ज्यादा होगा? एक टाइम के बाद कम हो जाएगा, क्योंकि कैंसर सेल्स आपके इतने हावी हो जाएंगे कि एपोप्टोसिस के बाद भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एपोप्टोसिस पूरी तरीके से आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अब एपोप्टोसिस दो तरीके से होता है, या एपोप्टोसिस को दो प्रोटीन रेगुलेट करते हैं। एक होता है प्रो एपोप्टोटिक, एक होता है एंटी एपोप्टोटिक। अब मुझे बताओ, एंटी एपोप्टोटिक क्या करेगा? कैंसर, सॉरी, एपोप्टोसिस को रोकेंगे या एपोप्टोसिस को बढ़ाएंगे? चलो रोक देंगे। और प्रो एपोप्टोसिस बढ़ा देंगे। मान लो अब कैंसर हुआ है, तो कैंसर में इन दोनों के ऊपर क्या चेंज आएगा? जब कैंसर हो जब कैंसर होता है तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स आपके कम होते हैं और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो स्टार्टिंग में एक थोड़े टाइम तक ही कैंसर के सेल के साथ लड़ सकती है, इसके बाद नहीं लड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें बाहर से ड्रग देनी पड़ती है एपोप्टोसिस को बढ़ाने के लिए। तो जब कैंसर होता है तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स जो है वो आपके कम हो जाते हैं, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका आंसर दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, इनिशियल स्टेज में बात कर रहे हो या फिर फाइनल या मॉडरेट स्टेज में बात कर रहे हो। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आपने वर्ड कैंसर यूज़ कर लिया तो मतलब वो तो मैलिग्नेंट हो चुका है, उसकी कोई अब स्टेज है ही नहीं, वो तो सेकंड थर्ड जो भी स्टेज है वहां पर भागेगा वो तो। अब आप उसकी कितनी स्टेज डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जब तक वो मैलिग्नेंट नहीं था, जब तक सिर्फ वो ट्यूमर या नियोप्लाज्म था, तब तक एपोप्टोसिस में आपको इतने चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो कैंसर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर कम हो जाते हैं, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर आपके बढ़ जाते हैं। कोई जीन्स बताएगा थोड़ा बहुत मुझे कि प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक वाली जीन्स कौन सी है? ये शायद आपको क्वेश्चन मिला है कहीं पे, अभी तक देखा है किसी ने? प्रो एपोप्टोटिक और एंटी। ड्रग्स के बारे में पूछेंगे? चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ और एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपका कैंसर जो है, अ, इसमें कुछ बढ़ाते हैं कुछ कम करते हैं। ठीक है, अगर आप एंटी एपोप्टोसिस वाले देखोगे तो इसके लास्ट में आपको Cl लिखा हुआ मिलेगा, जैसे BCl2। ठीक है, BClXL, MCl1। ठीक है, इसके लास्ट में नहीं मिलता है। इतना सा ट्रिक याद रख लो, वैसे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे इसमें बैक्स बिम बैक्स है, बिम है, प्यूमा है, ये सारे आते हैं, बैड है। ठीक है, आप इसको याद रख लो, एंटी एपोप्टोटिक में आपको Cl लास्ट में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर एपोप्टोसिस कम हो रहा है तो मतलब आपका कैंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ट्यूमर डायरेक्टेड एंजियोजेनेसिस। जैसे मान लो जो आपके सॉलिड ट्यूमर है, जो आपके, अच्छा, आप लोगों को न्यूट्रिएंट कौन सप्लाई करता है?
आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड। ठीक है। तो मान लो कोई नया नया सेल ग्रो हो रहा है, चाहे वो कैंसर सेल है या नॉर्मल सेल है, तो क्या उसको न्यूट्रिएंट चाहिए? चाहिए। तो उसको वहां पर न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वहां पर ब्लड भी जाना चाहिए। तो ब्लड जाने के लिए आपको क्या चाहिए? वस्कुलर सिस्टम वहां पर चाहिए। तो जो भी आपके सॉलिड ट्यूमर है, वहां पर नई आर्टरीज और नई वेन्स बनती हैं। ठीक है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो वहां पे जो ग्रोथ फैक्टर है, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ये बढ़ जाएगा, और वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो जब कैंसर आपकी बॉडी में होता है, तो नई ब्लड वेसल्स बननी शुरू होती हैं, और ये ब्लड वेसल बहुत फ्रेजाइल होते हैं। आप लोगों में से किसी ने मुझसे एक टर्म पूछा था, एन्योरिज्म करके, शायद शायद कुछ। ठीक है, जब फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स वगैरह बनती है, तो वो इस केस में भी बनती है। तो सॉलिड ट्यूमर के केस में VEGFR जो है या VEGF है, ये बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमें नई जगह पर नए सेल्स में ब्लड पहुंचाना पड़ता है। अब एक चीज और है, कोई भी टाइप का कैंसर हो, इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट है, जितनी आपकी बॉडी की ऑक्सीजन आ रही है, उसको मैक्सिमम कौन यूटिलाइज करता जा रहा है? कैंसर सेल यूटिलाइज करते जा रहे हैं। इसलिए जिसको कैंसर होता है वो बंदा बहुत जल्दी कमजोर होता जाता है। ठीक है। और ये सॉलिड ट्यूमर के केस में आपका ज्यादा है। ब्लड में है तो ब्लड में तो डायरेक्ट ले लेगा। ठीक है। उसके बाद है टीलोमेरेज एक्सप्रेशन। टीलोमेरेज क्या होता है, कोई बताएगा? टीलोमरेज, टीलोमर पता है क्या होता है? चलो नहीं पता। अब आप लोग मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो। आप लोग, हम लोग पैदा होते हैं, फिर यंग एज में आते हैं, फिर मिडल एज में आते हैं, फिर ओल्ड एज में आते हैं, फिर डेथ हो जाती है। नॉर्मल प्रोसीजर ये है डेथ होने का। अब आप लोग मुझे बताओ डेथ होती क्यों है? अब ये मत बोल देना सृष्टि का नियम है या भगवान कृष्ण ने बोला था जो आएगा जाएगा। साइंटिफिकली बताओ डेथ क्यों होती है? क्यों नहीं हो रही है? क्यों क्यों नहीं हो रही है? क्या दिक्कत आ गई? मतलब अगर आपकी एजिंग भी हो रही है तो आप बूढ़े क्यों हो रहे हो? क्या रीजन है कि आप बूढ़े हो रहे हो? आप अपने सेल्स को, खाना आप अच्छा खा रहे हो, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, फिर भी ऐसा क्या रीजन है कि आप बूढ़े होते जा रहे हो? आपको एजिंग क्यों आ रही है? बताओ। कोई रीजन तो बताओ थोड़ा बहुत साइंटिफिकली क्यों। वीक क्यों हो रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है कि वो वीक हो गया? आप, चलो ठीक है, कुछ हद तक मैंने मान लिया। अब इस चीज को आप ध्यान से समझो। यूजली जो कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली बताया गया है कि हमारी डेथ क्यों होती है या एजिंग का प्रोसीजर क्यों आता है, अगर आप सोचते हो कि जो ये आपके एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो 50-60 साल में वैसे ही हैं, तो वो गलत है। वो लोग इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शंस लेते हैं। ठीक है। तो इससे चेहरा उनका अलग ग्लो या अलग रौनक आती है। इस प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता, एजिंग के प्रोसेस को। यूजुअली बहुत रिसर्च चल रही है कि हम एजिंग को कैसे स्टॉप करें। ठीक है, कि एज बढ़ना बढ़े या हम जैसे जवानी में थे या बचपन में थे वैसे ही रहे। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च चलती है, एजिंग के ऊपर। अब इस चीज को समझो, ये आपका क्रोमोसोम है या ये आपका DNA है। तो जब ये डिवाइड करता है तो दो से आपके चार बनते हैं। ठीक है।
तो इसके जो कॉर्नर हैं, ठीक है, इसके क्या है जो कॉर्नर है, ठीक है, ये क्या होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। हमारा जो डीएनए है, या जो डीएनए में डिवाइड करने वाला पोर्शन है, वो कम होता जाता है हर एक रेप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करा, इसके ऊपर एक कैप लगाई हुई है, जैसे एक कैप लगा, ये कैप है टीलोमेयर। ये इस कैप को हम बोलते हैं टीलोमेयर। यही कैप क्या है, पहले स्टार्टिंग में तो हमें अच्छे से बचा रही थी हमारे क्रोमोसोम को, डीएनए, लेकिन ये कैप क्या है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता जाता है तो ये कैप थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी में डीएनए डैमेजेस, म्यूटेशंस, इन सारी चीज़ों के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और जो एजिंग वाला प्रोसीजर है वो आपका आना शुरू हो जाता है, या जो डेथ है, आप डेथ के करीब जाते जाते हो, क्योंकि सब कुछ स्टोर कहाँ है, डीएनए में स्टोर है, ठीक है। अब डीएनए का ही पोर्शन अगर आपका छोटा होता चला जाए तो आप एजिंग और डेथ के करीब तो जा ही रहे हो। अब नॉर्मल सेल में ये टीलोमेयर जो है, ये यहाँ पर एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, ये आपका कम एक्टिव है नॉर्मल सेल में। वहीं जो कैंसर सेल है वहां पर ये जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो कैंसर सेल में ये जो साइज कम हो रहा था आपका डीएनए का या क्रोमोसोम का, वो कैंसर सेल में कम नहीं होता है, वो आपका किस में कम हो रहा है, नॉर्मल सेल में कम हो रहा है। तो जो टीलोमरेज की एक्टिविटी है वो आपकी कैंसर सेल में बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कैंसर सेल लगातार डिवाइड करते रहते हैं कई कई सालों तक। आप लोगों को जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था नागपुरिया में, तो मैंने आपको एक सेल लाइन बताई थी, हेला, किसी को याद है? ये कैंसर की सेल लाइन है, हम इसको आज तक यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस डिवाइड होती जाती है। पेनक्रियास की सेल लाइन है, PANC1, पैनक्रियाटिक कैंसर सेल सेल लाइन हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं कब हमने 1930 से किसी पेशेंट्स के कैंसर सेल लिए थे, ये आज तक डिवाइड कर रहे हैं। लीवर की सेल लाइन है, HEP3G है, 3A है। ब्रेन की सेल लाइन है, SHSY SY5, इस पे हम अल्जाइमर चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंसर सेल्स हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, उसका एक मेजर रोल आपका टीलोमरेज का भी है। और ये वाला क्वेश्चन आता है, टीलोमेर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है। यहाँ तो मैंने यूजली, अब यहाँ देखो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब यहाँ ये टीलोमेयर है, जैसे ही टाइम जाता जा रहा है ये टीलोमेयर आपके क्या होते जा रहे हैं, ये आपका शॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है। और हेल्दी सेल में अगर टीलोमेयर शॉर्ट हो रहा है तो सेल डेथ के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिस जो आप बोल रहे थे ऑर्गन वीक हो रहा है या सेल डेथ हो रहा है, वो उसमें एक मेजर रोल इस चीज़ का है। क्योंकि जब सेल आपका सेल साइकिल में जाएगा तो आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेंगे, उसको पहचान लेंगे कि नॉर्मल सेल नहीं है, इसका टीलोमेयर पार्ट छोटा है। तो टीलोमेयर पार्ट छोटा है तो उसको एपोप्टोसिस में भेज देंगे, ठीक है। और वहीं जब आप कैंसर सेल में देखोगे वहीं टीलोमेयर पार्ट है जितना यहाँ था, तो टाइम के साथ कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को याद रखना, कैंसर सेल में इमोलैरिटी का रीजन जो है वो टीलोमरेज का एक्सप्रेशन भी है। तो कैंसर सेल में टीलोमरेज का एक्सप्रेशन ज़्यादा है, नॉर्मल सेल में टीलोमेयर का एक्सप्रेशन कम है। अगर आपको लिखा हुआ समझ में ना आए तो आप ये इमेज देख लेना, आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। टीलोमरेज का रेप्लिकेशन अलग तरीके से पढ़ाते हैं नॉर्मल रेप्लिकेशन से, ठीक है। इसके रेप्लिकेशन में डिफरेंस है, जो हमारे नॉर्मल सेल डिवाइड करते हैं और जो टीलोमरेज का पार्ट डिवाइड करता है, वो रेप्लिकेशन अलग है। इसके बाद है डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ बोलो। हम्म, कुछ वेरी नहीं करता है यूजली। अगर आप देखोगे तो हमारा 99.99 DNA आप आपका और मेरा सेम है,
उसमें कोई फर्क नहीं है। 0.01 शायद कुछ ऐसा डीएनए जो आपको और मेरा डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप अलग दिखाई देते हो, मैं अलग दिखाई देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं है कि इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर सेल न्यूट्रिएंट डेप्राइव हो रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट कम है, अब उसको रेप्लिकेशन करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो अगर न्यूट्रिएंट वैसे कम है तो उस वजह से भी सेल की डेथ हो सकती है। लेकिन न्यूट्रिएंट का टीलोमरेज से लेना देना कुछ नहीं है, वो अपनी नेचुरल स्पीड से चलता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट बस ये है कि सेल में। हाँ बोलो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, डेथ अलग टाइम से होने का एक रीज़न और है। मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं। पहले के टाइम पे जो म्यूटेशन है वो इतना कॉमन नहीं था कि हर एक म्यूटेशन कैंसर में बदल जाए। उसके अलग अलग रीज़न थे। पहले हम लोग हैवी मेटल का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, या पानी के अंदर इतना हैवी मेटल नहीं था जितना अब है, या इतना हैवी मेटल सॉइल में नहीं था जितना अब आप लोग फूड के थ्रू कंज्यूम कर रहे हो। और हैवी मेटल जो है वो टॉक्सिसिटी को जो है आपका डैमेज करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान ध्यान रखना। एक चीज़ और जो आप याद रखो, जो आपकी बॉडी में जाने वाला पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो डीएनए म्यूटेशन का, अरे भाई क्या हो गया। ठीक है, वो मेजर रोल है। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके बाद ठीक है चलो, बुलवा दिया यार। हाँ, और आप जो ये टीलोमेर छोटे होने की बात कह रहे हो, टीलोमेर छोटे भी होते हैं और टीलोमेर डैमेज भी होते हैं। ठीक है, अगर टीलोमेर का रेप, अरे भैया, आप लोग 2 मिनट रुको, मैं एक बार बात कर लूँ, घर पे शायद कुछ इमरजेंसी ना हो। ठीक है, 2 मिनट रुकना बस।